गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी किताब से लेसन एक सीमा निर्धारित करें। लेट्स बिगिन। एक सीमा निर्धारित करें। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को तभी बर्बाद कर सकती है जब यह आपके चरित्र को बर्बाद कर दे। मार्क्स ऑरेलियस। जॉन डेलोरियन अपनी कार कंपनी को अत्यधिक महत्वाकांक्षा, लापरवाही, संकीर्ण मानसिकता, लालच और कुप्रबंधन जैसी बुराइयों के द्वारा प्रबंधित कर रहा था। जैसे जैसे बुरी खबरों का अंबार लगना शुरू हुआ एवं तस्वीर और ज़्यादा स्पष्ट होने लगी और सच्चाई सार्वजनिक होने लगी, तो आपको क्या लगता है उसने कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कंपनी से त्यागपत्र दे दिया? क्या उसने अपनी उन गलतियों को स्वीकार कर लिया जिनके बारे में उसके असंतुष्ट कर्मचारी शुरुआत से बोल रहे थे? क्या वह अपनी उन गलतियों और निर्णयों पर थोड़ा सा भी चिंतन करने के लिए तैयार हुआ जिनके कारण उसके निवेशक और उसके कर्मचारी इतनी ज़्यादा मुश्किल में फंस गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उसने घटिया करतूतों की एक नई श्रृंखला शुरू कर दी जो $60 मिलियन के ड्रग सौदे और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर जाकर समाप्त हुई। यह सही है, जब उनकी कंपनी विफल होने लगी। विफलता लगभग विशेष रूप से उसकी अव्यावहारिक और गैर पेशेवर प्रबंधन शैली से जुड़ी हुई थी। उसे लगा कि एक तरीका था जिसके द्वारा उस कंपनी को बचाया जा सकता था। इसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका 220 पाउंड कोकीन के अवैध शिपमेंट के माध्यम से वित्त पोषण को सुरक्षित करना था। निश्चित रूप से उसे बहुत ही शर्मनाक गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और उसकी गिरफ्तारी के इस मामले ने मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। डेलोरियन ने तर्क दिया कि उसे FBI द्वारा फंसाया गया था, जो एकदम बेबुनियाद तर्क था। इसके बावजूद अंततः गलत तरीके से फंसाए जाने के इसी तर्कहीन तर्क के आधार पर डेलोरियन को आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बावजूद भी वह एक वीडियो में दिखाई दे रहा था जिसमें वह कोकीन का एक पैकेट पकड़े हुए अत्यधिक उत्तेजना के साथ कह रहा था, यह माल सोने की तरह बहुत शानदार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जॉन डेलोरियन के पतन के लिए कौन जिम्मेदार था। इसके अतिरिक्त यह भी एकदम स्पष्ट है कि किसने उस स्थिति को और ज़्यादा बदतर बनाया। उत्तर है स्वयं जॉन डेलोरियन। उसने अपने आप को एक गड्ढे में पहुंचा दिया था और वह उस गड्ढे को तब तक खोदता रहा जब तक कि वह नरक में नहीं पहुंच गया। यदि केवल वह रुक गया होता, यदि किसी भी समय रुककर उसने इतना कहा होता, क्या यही वह व्यक्ति है जो मैं बनना चाहता था? लोग हर समय गलतियां करते हैं। वे इस तरह की कंपनियां शुरू करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे उन्हें प्रबंधित कर सकते और चला सकते हैं। उनके पास बहुत ही शानदार और साहसिक विज़न होते हैं जो थोड़े ज़्यादा ही शानदार थे। यह सब बिल्कुल ठीक है। एक उद्यमी या एक रचनात्मक व्यक्ति या यहाँ तक कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए ये सब सामान्य चीज़ें हैं। हम जोखिम उठाते हैं और कई बार हम सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। समस्या यह है कि जब हम अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ देते हैं तो हमारे कार्यों में मिली कोई भी विफलता या गलती को हम व्यक्तिगत विफलता या गलती की तरह महसूस कर सकते हैं। अक्षम या दोषी व्यक्ति के रूप में देखे जाने का यह डर हमें अपनी त्रुटियों की जिम्मेदारी लेने से बचने और इस बात को स्वीकार करने से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हमने गड़बड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त हम महसूस कर सकते हैं कि हमने अपने काम में इतना समय, इतना प्रयास और संसाधन लगा दिए हैं कि हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं, भले इससे अब वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हमारे इस प्रवृत्ति को संक कॉस्ट फॉल्सी नामक मानसिक विकार के रूप में जाना जाता है और इस विकार के कारण हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक असफल प्रयास में डालना जारी रख सकते हैं, जिससे हमारे नुकसान कम होने और स्थिति में कुछ सुधार होने की बजाय चीज़ें और बदतर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम चारों ओर से दीवारों से घिरे हुए हैं और वे धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक कर हमारे चारों ओर शिकंजा कसती जा रही है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया है या हमारे जीवन के सभी कार्यों के परिणामों को चुरा लिया गया है। यह तर्कसंगत और अच्छी भावनाएं नहीं है जो तर्कसंगत और अच्छे कार्यों की ओर ले जा सके। हमारा ईगो पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इन चीज़ों को कैसे बचा सकता हूँ और हर किसी के सामने कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं उतना ही अद्भुत और महान हूँ जितना वे सोचते हैं। यह कमजोरी के मामूली संकेत से उत्पन्न डर भी काफ़ी शक्तिशाली डर होता है। दूसरे शब्दों में, कमज़ोर और अक्षम दिखने का यह डर हमें उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं होते हैं और इससे चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो सकती है। आपने भी यह महसूस किया है, आपने भी यह किया है। किसी न किसी बिंदु पर हर किसी ने ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है। याद करिए जब आपने किसी चीज़ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की थी और फिर भी चीज़ें अच्छी होने के बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई थी।
इस तरह से कार्य करना हमें महान चीज़ों की ओर नहीं ले जाता है। स्टीव जॉब्स के बारे में विचार करें। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, जिसके लिए 100% वह स्वयं जिम्मेदार थे। हालांकि जब हम उनकी बात की सफलता को देखते हैं तो लगता है कि एप्पल नेतृत्व का वह निर्णय एक खराब निर्णय था, लेकिन उस समय वह एक असहनीय व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ काम करना लगभग असंभव था। उनका अहंकार नियंत्रण से बाहर था और उनका व्यवहार पूरी तरह अनिश्चित था। यदि एप्पल के सीईओ जॉन स्कली के स्थान पर आप होते तो आप भी उस समय के स्टीव जॉब्स के साथ काम नहीं कर पाते और आप भी उन्हें एप्पल से निकाल देते, और ऐसा करना एकदम सही होता। एप्पल से निकाले जाने पर स्टीव जॉब्स द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। वह रोए, वह लड़े, और जब वह हार गए तो उन्होंने केवल एक शेयर अपने पास रखकर एप्पल के अपने हिस्से के बाकी सभी शेयरों को बेच दिया और फिर कभी उस जगह के बारे में नहीं सोचने की कसम खा ली। लेकिन फिर उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की और उसमें अपने समस्त संसाधन और ऊर्जा झोंक दिए। उन्होंने अपनी पहली असफलता के लिए जिम्मेदार प्रबंधन संबंधी गलतियों से सीखने की पूरी कोशिश की। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी भी शुरू की जिसका नाम पिक्सार था। स्टीव जॉब्स, जिन्हें एक अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों पर अपनी कार पार्क कर सकता था, केवल अपने जिद्दीपन के चलते उन्होंने अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में अप्रत्याशित तरीके से काम किया। अपने आप को जीनियस मानने वाले सीईओ शायद ही कभी इतने विनम्र होते हैं। खैर, स्टीव जॉब्स थे। जॉब्स की यह अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दर्शाती है कि अहंकारी होने और दूसरे लोगों के साथ काम करने में मुश्किल होने की अपनी पिछली प्रतिष्ठा के बावजूद जॉब्स विनम्रता और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा रखने में सक्षम थे। उन्होंने तब तक कड़ी मेहनत के साथ काम किया जब तक कि उन्होंने न केवल खुद को फिर से साबित नहीं कर दिया, बल्कि अपनी उन खामियों को भी दूर नहीं कर लिया जिनके कारण उनका पतन शुरू हुआ था। दूसरे शब्दों में, आत्मदया में डूबने या पूरी तरह से एक अलग उद्योग में जाने के बजाय जॉब्स ने इस अनुभव का उपयोग नई कंपनियों को शुरू करने और उन खामियों को ठीक करने के लिए काम करने के अवसर के रूप में किया जो एप्पल में उनके पतन का कारण बनी थी। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है कि सफल या शक्तिशाली लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करें, खासतौर पर तब नहीं जब वे हृदय विकारक असफलता का सामना कर रहे हों। दूसरे शब्दों में, स्टीव जॉब्स ने जिस तरह से उस भावनात्मक रूप से विनाशकारी झटके पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, सफल या प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए यह एक दुर्लभ घटना थी। अमेरिकन अपैरल कंपनी का संस्थापक डो चर्नी इसी प्रकार के व्यक्ति का एक उदाहरण है। लगभग $300 मिलियन के घाटे और कई घोटालों के बाद कंपनी ने उसे एक विकल्प दिया, या तो सीईओ के पद से वह स्वयं हट जाए और एक रचनात्मक सलाहकार के रूप में कंपनी का मार्गदर्शन करे, या कंपनी द्वारा निकाले जाने के लिए तैयार हो जाए। उसने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया और कुछ ज़्यादा बुरे विकल्प का चुनाव किया। कंपनी के निर्णय के विरोध में उसने एक मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद उसने एक हेज फंड के साथ मिलकर कंपनी का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण शुरू करने के लिए कंपनी के अपनी हिस्सेदारी के संपूर्ण स्वामित्व को दांव पर लगा दिया और जोर देकर कहा कि उसके आचरण की जांच की जाए और न्याय किया जाए। उसके आचरण और उसके दावों की जांच की गई, लेकिन उसके दावों को साबित नहीं किया जा सका या उसके कार्यों को सही नहीं ठहराया जा सका। उसका निजी जीवन मीडिया की सुर्खियों में छा गया और कई शर्मनाक विवरण सामने आ गए। उन मुकदमों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उसने जिस वकील को चुना वह वही वकील था जिसने चर्नी पर यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहले से ही आधा दर्जन के करीब मुकदमे दायर कर रखे थे। कुछ समय पहले चर्नी ने उस व्यक्ति पर जबरन वसूली करने के लिए ब्लैकमेल करने और अपने खिलाफ झूठे कानूनी मुकदमे दायर करने का आरोप लगाया था, और अब वह उसी व्यक्ति के साथ काम कर रहा था। अमेरिकी अपैरल ने चर्नी के साथ की इस मुकदमेबाजी में $10 मिलियन से अधिक खर्च किए, जबकि उनकी यह लड़ाई अनावश्यक थी। उपरोक्त मामले में जज ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। कानूनी मुद्दों, नकारात्मक प्रचार और इन अंदरूनी विवादों के कारण कंपनी की बिक्री गिर गई। अंत में कंपनी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कंपनी ने कारखाने के कर्मचारियों और लंबे समय से काम कर रहे अपने पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जिनके लिए चर्नी लड़ने का दावा कर रहा था। 1 साल बाद कंपनी दिवालिया हो गई और चर्नी के पास भी पैसे नहीं रहे। चर्नी का यह व्यवहार एथेंस के बदनाम राजनेता और जनरल अल्सीबिएडस के व्यवहार की तरह है। पेलोपोनेसियन युद्ध में अल्सीबिएडस
पहली बार अपने स्वयं के देश और मातृभूमि एथेंस के लिए लड़ा, जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। फिर उसे नशाखोरी के ऐसे अपराध के लिए देश निकाले की सज़ा दे दी गई, जिसके बारे में यह भी स्पष्ट नहीं था कि वह उस अपराध में शामिल था या नहीं। इस निर्वासन के बाद वह स्पार्टा के खेमे में शामिल हो गया, जो एथेंस का कट्टर दुश्मन था। किंतु स्पार्टन्स के साथ भी उसकी पटरी नहीं जमी और कई मतभेद उत्पन्न हो गए। इसके बाद वह फारस की ओर भाग गया, जो एथेंस और स्पार्टा दोनों का शत्रु था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिरकार फिर उसे एथेंस वापस बुला लिया गया। हालांकि एथेंस पहुंचकर उसने सिसिली पर आक्रमण करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो विनाशकारी साबित हुई और एथेंस के अंतिम पतन का कारण बनी। एल्सीबिएडस की यह कहानी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, बेकाबू अहंकार और बेवफाई के हानिकारक प्रभावों को दर्शाती है। हम देख सकते हैं इस तरह के व्यवहार से न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे राष्ट्र की बर्बादी हो सकती है। हमारा ईगो हमारे जीवन की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को नष्ट कर देता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी यह हमें नष्ट करने के करीब भी पहुंच जाता है। यह एक दिलचस्प बात है कि अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो सबसे दुखद और अनावश्यक अंतों को प्राप्त हुए थे, उन्होंने इस विषय पर एक बहुत समझदारीपूर्ण बात कही थी। लेकिन वास्तव में उनकी यह सलाह और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती थी यदि वे अपने उस घातक द्वंद्व युद्ध में भाग लेने से पहले अपनी इस सलाह को याद रख लिए होते, जिसमें उनकी जान चली गई थी। धैर्य और सम्मान के साथ कार्य करें। उन्होंने अपने एक परेशान मित्र को लिखा था, जो खुद की बनाई गंभीर वित्तीय और कानूनी मुश्किलों में फंस गया था। यदि यथोचित रूप से एक अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रह गई हो तो उस कार्य में और ज़्यादा गहराई में न जाए। यदि अनुकूल परिणाम की उम्मीद खत्म हो गई है तो रुकने और पुनः आकलन करने का साहस दिखाए। एक पूर्ण विराम यानी रुकने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक फाइटर जो समय रहते टैप आउट नहीं करता है, या एक मुक्केबाज जो यह नहीं पहचान पाता है कि रिटायर होने का उचित समय कब है, उसे ज़्यादा घातक परिणामों का सामना करना पड़ता है। सच में यह बहुत गंभीर बात है। आपको बड़ी तस्वीर को देखने में सक्षम होना होगा। दूसरे शब्दों में, समझदार व सफल लोग अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से परे देखने और अपने कार्यों के दीर्घकालिक निहितार्थों को समझने में सक्षम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंतिम परिणाम या बड़ी तस्वीर पर विचार किए बिना आगे बढ़ना जारी रखना है तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब अहंकार हावी हो जाता है तो हमारे लिए अपनी चीज़ों पर नियंत्रण बनाए रखना या तर्कसंगत निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि आप असफल हो गए हैं और मान लीजिए इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार थे। यह आपकी गलती थी। कई बार हमसे शर्मनाक गलतियां हो जाती हैं और जैसा कि बहुत बार देखने को मिलता है, कभी कभी हमारी ये गलतियां और असफलताएं सबके सामने आ जाती है। यह मजाक नहीं है। यह अभी भी हमारे पास एक प्रश्न शेष है। क्या आप अपने कार्यों या प्रतिक्रियाओं से स्थिति को और खराब करने जा रहे हैं, या क्या आप अपने चरित्र, गरिमा और अखंडता को बनाए रखते हुए इससे ऊपर उठने का चुनाव करेंगे? क्या आप भविष्य के किसी और दिन ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ने के लिए जीवित रहने का चुनाव करेंगे? जब एक टीम को ऐसा लगता है कि वे एक गेम हारने जा रहे हैं तो कोच सभी खिलाड़ियों को एकत्रित करके जानबूझकर इस गेम को जीतने की संभावनाओं के बारे में झूठी जानकारी या झूठी आशा प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय वह उन्हें याद दिलाता है कि वे कौन है और वे क्या करने में सक्षम है, और उनसे मैदान पर वापस जाकर अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह करता है। जीतने या चमत्कारों के बारे में सोचने के बजाय एक अच्छी टीम उच्च स्तर के खेल का प्रदर्शन करने और अपनी दक्षताओं का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेम को सर्वश्रेष्ठ अंदाज में समाप्त करने की कोशिश करती है। और ऐसे अवसर पर एक अच्छी टीम अपने अतिरिक्त खिलाड़ियों को खेलने का अवसर देकर उन्हें भी अपनी प्रतिभा को दिखाने और निखारने का अवसर प्रदान करती है। और ऐसा करने पर कभी कभी ये टीमें वापसी भी करती हैं और जीत भी जाती है। ज़्यादातर मुश्किलें अस्थायी होती है। जब तक आप इन समस्याओं को लंबा खींचने या और ज़्यादा बदतर करने का कार्य नहीं करते हैं, असफलताओं और समस्याओं से उबरने की प्रक्रिया तेज और आकर्षक नहीं होती है, बल्कि मुश्किलों से उबरने के लिए आप कदम दर कदम लगातार आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हैं। इससे पहले कि आपका इलाज ही बीमारी न बन जाए, आपको अपने कार्यों और उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों पर पुनर्विचार करना होगा। यह केवल हमारा ईगो ही है जो हमारे सामने हमारी शर्मिंदगी या असफलता को उससे कहीं अधिक विशाल रूप में प्रस्तुत करता है जितनी वे सच में होती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने घोर अपमान सहा था और कठिन प्रयास के बाद वे अपनी असफलताओं और विपत्तियों से उबर गए थे। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक सफल और प्रभावशाली करियर का आनंद लिया।
वे राजनेता जो अविवेक के कारण चुनाव हार गए या सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद नेतृत्व करने के लिए फिर से सत्ता में आए। ऐसे बहुत से अभिनेता रहे हैं जिनकी फिल्में पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लेखक जिन्हें राइटर्स ब्लॉक से गुजरना पड़ा जब उनकी लेखन क्षमता लगभग समाप्त हो गई। बहुत सी मशहूर हस्तियां रही हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। कई माता पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के समय कई गलतियां की। बहुत से उद्यमी हैं जिनके द्वारा स्थापित कंपनियां मुश्किल में फंस गई। कई बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। कई शानदार एथलीट थे जिन्हें उनके गेम से अलग कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो काफ़ी लंबे समय तक बाजार के शीर्ष पर रहे थे। इन सभी लोगों ने भी हमारी तरह ही असफलता और अपमान का स्वाद चखा है। जब हम हारते हैं तो हमारे पास एक विकल्प होता है। क्या हम इस स्थिति को अपने लिए और इसमें शामिल बाकी सब लोगों के लिए स्थायी हार की स्थिति में बदल देंगे, या फिर हम इस हार को सीखने और अंततः जीतने के एक अवसर के रूप में बदलने में सफल हो जाएंगे? क्योंकि आपके जीवन में एक समय आएगा जब आप हार जाएंगे। यह हमारे जीवन का एक परिवर्तनीय तथ्य है। एक डॉक्टर को भी किसी न किसी बिंदु पर मृत्यु का समय बताना पड़ता है। वे बस बता देते हैं। हमारा ईगो कहता है कि हम अचल वस्तु है, अजेय शक्ति है। हमारा यही भ्रम समस्याओं का कारण बनता है। जब हम असफलता और प्रतिकूलता का सामना करते हैं तब हमारा ईगो हमें नियमों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अपने ईगो के कारण हम अव्यावहारिक योजनाओं पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके कारण हम पर्दे के पीछे की साजिशों में शामिल हो सकते हैं या असंभव चमत्कारों पर भरोसा कर सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे इन्हीं व्यवहारों ने हमें दर्द और विफलता की वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। जीवन के विभिन्न चरणों में हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। एक समय ऐसा होता है जब हम सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं। एक समय ऐसा भी होता है जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और एक समय ऐसा हो सकता है जब हम असफल हो जाते हैं। हालांकि इस समय हम असफलता का सामना कर रहे हैं। हालांकि एक विवेकशील व्यक्ति यह जानता है कि ये स्थितियां अस्थायी हैं और व्यक्तियों के रूप में हमारे मूल्य को परिभाषित नहीं करती है। जब सफलता आपकी उंगलियों से फिसलने लगती है किसी भी कारण से, तो प्रतिक्रिया में हमारी पकड़ और पंजा को इतना कड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारी यह सफलता टुकड़े टुकड़े हो जाए। दूसरे शब्दों में, जब सफलता हाथ से फिसलने लगे तो हमारी प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हमने अब तक जो भी उपलब्धि या सफलता हासिल की है उसके बर्बाद होने तक उससे चिपके रहे। इसके बजाय हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें फिर से अपनी उस अवस्था में लौटना होगा जब हम सफलता पाने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहे थे। हमें फिर से अपने मूल सिद्धांतों और सर्वश्रेष्ठ तरीकों का अनुसरण करना होगा जिससे हम फिर से अपनी सफलता की यात्रा पर आगे बढ़ सके। सेनेका ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो जीवित व्यक्ति द्वारा किए जाने योग्य हो। इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वह व्यक्ति जो असफलता से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, निश्चित रूप से उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य असफलता के लायक होते हैं। सबसे बड़ी असफलता तो वह होती है जब हम अपने स्वयं के सिद्धांतों का ही परित्याग कर देते हैं। जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उसे सिर्फ इसलिए खत्म कर देना मूर्खता और स्वार्थपरता है क्योंकि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। यदि हमारी प्रतिष्ठा चंद असफलताओं या आलोचनाओं का सामना नहीं कर सकती है तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। थैंक यू।